क्वेश्चंस के रूप में हम स्टार्ट करते हैं आज से। और पिछली भर्ती में भी हमारी इन रिवीजन क्लासेस से काफ़ी लोगों को फायदा हुआ था। बहुत सारे बच्चे इन्हीं के भरोसे सेलेक्ट हुए थे, क्योंकि पढ़ने के बाद बच्चा जब घर पे बैठ जाता है तो उससे अकेले पढ़ाई नहीं होती। इसलिए उन बच्चों के लिए ये 1 घंटे की रिवीजन क्लास काफ़ी मायने रखेगी। इसमें हम सैकड़ों क्वेश्चन हम पूछ चुके होंगे, और असली जो हमारी जो प्लेटफॉर्म की परफॉर्मेंस है वो केवल ऑनलाइन अथवा केवल ऑफलाइन से रहती है। तो अभी अभी की चिंता करो मनोज चौधरी, हमने मैसेज डाल दिया है। राजकुमार सैनी, निशा जाट और जो भी पढ़ने वाले बच्चे हों, अपनी इस क्लास को नहीं भूलें। तो शुरुआत करते हैं हम। ये आपके सामने क्वेश्चन है। नाइट्रेट पॉइजनिंग में भूरा चॉकलेटी रंग किस पदार्थ के बनने से होता है? बताएं भाई। आपके सामने ऑप्शंस है, जल्दी जल्दी बताएं। रिवीजन विद क्वेश्चंस है, बिल्कुल। मेथेमोग्लोबिन। मेथेमोग्लोबिन क्या होता है? जब हीमोग्लोबिन नाइट्रेट से क्रिया कर लेता है तो भूरा चॉकलेटी रंग का मेथेमोग्लोबिन बन जाता है। और ये मेथेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाने में सक्षम नहीं होता, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन में जो फेरस के रूप में आयरन पाया जाता है वो मेथेमोग्लोबिन में फेरिक के रूप में होता है। और फेरिक में होने के कारण ये ऑक्सीजन को ले जाना इसके लिए पॉसिबल नहीं है, और ये वेस्ट हो गया हीमोग्लोबिन। तो जब भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीडाइज होता है, देखिए यहाँ Fe+2 है, यहाँ Fe+3 है, यानी इसने इलेक्ट्रॉन खोया है। इलेक्ट्रॉन खोने से ये ऑक्सीडाइज हो गया, और ऑक्सीडाइज होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन को कैरी करने में सक्षम नहीं है। तो मेथेमोग्लोबिन आपका आंसर रहेगा। बाकी के बारे में मैं बताऊं, ये मायोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन पिगमेंट जो होता है वो पेशियों में होता है। पेशियों का मुख्य वर्णक है मायोग्लोबिन। और ये है हीमोग्लोबिन, जिसको आप जानते ही हो, हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। एक अणु हीमोग्लोबिन का 4 अणु ऑक्सीजन के ले जाता है। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा आपके सामने है, आंसर आप देंगे पहले। सर्प के विष के एंटीडोट के रूप में दिया जाने वाला पोटेशियम का यौगिक है। तो देखिए, पोटेशियम का वो यौगिक है, पोटेशियम का वो यौगिक है, बिल्कुल जिनको कॉन्फिडेंस था वो सही बता रहे हैं, लाल दवा। ये लाल दवा भी पोटेशियम का यौगिक है, इसी को कहते हैं हम पोटेशियम परमैंगनेट। कुछ बच्चे गलत कर चुके, और यही हम सिखाने के लिए आए हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। ये पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा, इसका सूत्र होता है KMnO4। अब तो सबको याद आ गया होगा, सबको पोटेशियम के रूप में लिखा हुआ है, बाकी लाल दवा को इस तरह से लिखा हुआ है। तो इस लाल दवा में पोटेशियम परमैंगनेट है, लाल दवा इसी का तो सिनोनिम है। तो देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा को के क्रिस्टल्स को रगड़ा जाता है जहां पर स्नेक बाइट हुई है, उस जगह पर। स्नेक बाइट मतलब उसमें फैंक्स के निशान होते हैं इस तरह से, और उस जगह पर दबा करके इन क्रिस्टल्स को रगड़ा जाता है। चूंकि सांप का जहर या तो हीमो कोगुलेज या फास्फोलाइपेज इन एंजाइम्स का बना होता है, और एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, तो प्रोटीन को ये नष्ट कर देता है। आपको पता होना चाहिए, ये कॉस्टिक होता है, जलाने वाला होता है लाल दवा, और ये इसके क्रिस्टल सांप के जहर को, जो कि प्रोटीन नेचर का होता है, उसे नष्ट करने में सक्षम है। इसलिए इसको एंटीडोट के रूप में देखा जाता है या काम में लिया जाता है। प्रॉपर एंटीडोट नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये काफी हद तक शुरुआती अवस्था में ये फायदा कर सकता है। और जब ब्लड में फैल जाता है, जब पूरी बॉडी के अंदर
हाँ, पूरी पूरी बॉडी के अंदर जब जहर चला जाता है फिर उसके बाद इसका कोई यूज नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक्टोपैरासाइट्स यानी बाह्य परजीवियों को नष्ट करने के लिए, को हटाने के लिए या नष्ट करने के लिए की गई डिपिंग और स्प्रेइंग से किस तत्व की विषाक्तता होती है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो जगह से इसका कनेक्शन है। निशा जाट, राजकुमार सैनी, हेमा, हंसराज झिंगर, नरेंद्र कौशिक, बिल्कुल सही है। वकील खान, संजय, राजकुमार, मनोज, नरेश, ओमकांत, आशु वर्मा, बिल्कुल सही है। आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है। देखिए आर्सेनिक विषाक्तता, आर्सेनिक आपको पता है एक नर्वस सिस्टम को डैमेज करने वाला एक रसायन, एक तत्व है जो कि आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड के रूप में, ऑक्साइड्स के रूप में ये एक्टोपैरासाइटिसाइडल जो सॉल्यूशंस होते हैं उनमें डाला जाता है और उनसे टिक्स, माइट्स, लाइस ये सब हटते हैं। तो आर्सेनिक की प्रिपरेशंस होती हैं जो हम यूज करते हैं ज्यादातर। तो जब हम पशु के इन आर्सेनिक प्रिपरेशंस को लगाते हैं जिससे उनको कभी कभी विषाक्तता हो जाती है, उनको पॉइजनिंग हो जाती है। और आपको पता है इसका एंटीडोट भी बिल्कुल राजकुमार सैनी ने ऑलरेडी दे दिया। एंटीडोट बाल, BAL, ब्रिटिश एंटी लिविसाइड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वृषण का ताप किससे नियंत्रित होता है या ताप नियंत्रण किससे होता है? देखिए थर्मो रेगुलेशन ऑफ टेस्टिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है क्योंकि टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म्स का निर्माण होता है और स्पर्म्स, बिल्कुल सही है, सभी का सही है। अच्छी तैयारी कर रहे हो आप लोग और इसी तरह से लगे रहिए। यह है वृषण का ताप नियंत्रण होता है दोनों से। ठीक है, यहां पर तीन संरचनाएं होती है लेकिन यहां तीन में से दो इंपॉर्टेंट दे दी। ये देखिए डार्टोस मसल है, वो टेस्टिस को इस तरह से, टेस्टिस की सतह को लंबा और छोटा यानी इसके सरफेस एरिया को घटाना और बढ़ाने का काम है क्योंकि ये ताप संवेदी पेशी है। ताप संवेदी पेशी है। ताप संवेदी होने के कारण जब ठंड होती है तो टेस्टिस इस तरह से कम सतह क्षेत्रफल या कम सरफेस एरिया वाले हो जाते हैं, यानी बॉडी के नजदीक ये स्क्रोटम है ये ले आता है। स्क्रोटम ये बाहरी पाउच नुमा संरचना है, इसको तो हम स्क्रोटम कहते हैं, ये टेस्टिस है। तो टेस्टिस जब बॉडी के नजदीक आ जाएंगे तो बॉडी से इसको हीट मिलेगी जिससे टेस्टिस में कोल्ड के कारण नुकसान नहीं होगा। और जब गर्मी होती है उसमें आपको पता है ये डार्टोस पेशी रिलैक्स हो जाती है जिससे शरीर से दूर चले जाते हैं टेस्टिस। तो ये डार्टोस मसल का काम हो गया। दूसरा पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस, ये पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस क्या होता है, इस तरह से आपको पता है टेस्टिस एक रस्सी नुमा संरचना से लटके रहते हैं स्क्रोटम के अंदर और इस रस्सी नुमा संरचना को हम कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये सेप्ट्यूला टेस्टिस जो कि दोनों स्क्रोटम के दोनों पार्ट्स को अलग करता है अंदर से। ठीक है, और देखिए यहां पर रक्त वाहिनियों का जाल होता है, ब्लड वेसल्स का जाल होता है और इस रक्त वाहिनियों के जाल को हम कहते हैं पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस। तो पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस किस तरह से एक काउंटर काउंटर विधि होती है जिसमें आर्टरीज और वेन्स इस तरह से आसपास से बहुत सारा गुच्छा होता है। तो इस तरह से गुच्छे में हीट का एक्सचेंज होता है, एक साइड से ठंडा ब्लड आता है। ठंडा ब्लड कौन सा होगा, जो बड़े सरफेस एरिया से आया हुआ होता है। तो इस वजह से ये थर्मोरेगुलेशन पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस से हो जाता है। और तीसरा आपको पता है एक्सटर्नल क्रीमेस्टर मसल होती है, एक्सटर्नल क्रीमेस्टर मसल। ये तीन संरचनाएं
टेस्टिस के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। बाकी एपिडिडाइमिस का कोई रोल नहीं है टेम्परेचर रेगुलेट करने में, इसमें स्पर्म्स का परिपक्वन होता है शुक्राणुओं का। बिल्कुल 7 कंपोनेंट्स होते हैं। अभी आपके सामने क्वेश्चन है और बड़ा जल्दी आप आंसर देने वाले हो और सभी सही देने वाले हो, ये भी पता है। बताएं भाई। संजय, मनोज, उमाकांत, नरेंद्र, राजकुमार, हेमा, निशा, गोकुल, हंसराज, मनोज, मोनू, नरेश, सरोज, अभिषेक, मनोज, वकील, राजकुमार। बिल्कुल भाई, सभी का सही है, 100% सही है सबका। और देखिए ऐसी ही तैयारी हमें चाहिए सिलेक्शन के लिए, तो लगे रहो जामबाजो। बिल्कुल सही है। तो आपने सबने ठान ही रखी है सिलेक्शन के लिए। 100% सही आंसर काफी मुश्किल होता है काफी बच्चों में, और ये सिद्धांत चल रहा है आपका भूल कर भी भूल नहीं हो। राजकुमार ने बता दिया क्या कि इसकी लंबाई कितनी होती है, डाया भी बता दिया। ठीक है भाई, आप रुक जाओ। ब्रुसेला रोग में देखिए, ब्रुसेलोसिस रोग जो होता है उसमें पशु में बाद में कौन सा सिम्टम या साइन रह जाता है? बाद में रह जाता है हाइग्रोमा। ध्यान रखना, हाइग्रोमा क्या होता है? जोड़ों पर लटकती हुई सूजन को हाइग्रोमा कहते हैं। इस तरह से, इस तरह से जोड़ों पर लटकती हुई जो सूजन होती है वो हाइग्रोमा कहलाती है। बिल्कुल सरोज सालवी, अच्छी बात है। ये क्वेश्चन हो गया। ज्यादा समय हम आपका लेंगे नहीं, क्योंकि हमें फास्ट करवाना है। आता है आप लोगों को। गुणसूत्र की लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? क्रोमोसोम्स को इस तरह से, पहले लंबा फिर छोटा, इस तरह से व्यवस्थित कर दिया जाता है। यानी हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बच्चे काफी बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आ रहे हैं। मोनू तरोलिया, वकील खान, मनोज। और यदि इसी प्रकार की एक्यूरेसी आपकी बनी रही, बिल्कुल मनोज यादव, बिल्कुल इस तरह से अगर हम अरेंज कर देते, और जो सेक्स क्रोमोसोम्स या एलोसोम्स होते हैं, उन एलोसोम्स को हम लास्ट में रखते हैं, अंत में। यानी एलोसोम्स या लिंगी गुणसूत्र जो छोटे होते हैं वो सबसे अंत में रखे जाते हैं। बिल्कुल, इसको इडियोग्राम कहते हैं। अगला, अत्यधिक ठंड से शरीर के सतही ऊतकों का नष्ट होना क्या कहलाता है? बताइए। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड होती है, जैसे हम मान लेते हैं कि माइनस में टेम्परेचर चला गया और आप नंगे पैर उस पर चल रहे हो, तो इस तरह से क्या नुकसान हो सकता है? बिल्कुल, ऐसी समस्या को हम फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। क्या कहते हैं हम? फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। जो छोटे छोटे स्किन पर वुंड्स हो जाते हैं, इसमें फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। हीट स्ट्रोक आपको पता है गर्मी के कारण इन दिनों में चल रहा है, ज्यादातर बफेलोज में आता है इन दिनों में, और बफेलोज का ब्लैक कलर होता है, इस वजह से हीट की समस्या बड़ी ज्यादा होती है। गर्मी सहन नहीं कर पाती, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। कोल्ड शॉक आपको पता है, ये हम स्पम्स के लिए यूज करते हैं। LN2 के अंदर हम अचानक से जब स्पम्स को डाल देते हैं तो उसको हम कोल्ड शॉक कहते हैं। तो कोल्ड शॉक यानी ठंड के कारण लगने वाला शॉक। कोल्ड शॉक को हम वेटनरी में कहाँ पर यूज करते हैं आपको पता है, तो इसका आंसर आपको फ्रोस्टबाइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीटिंग। समागम का मतलब होता है मीटिंग, और मीटिंग के दौरान किस भाग में ब्लड फ्लो, रक्त संचार मतलब ब्लड फ्लो बढ़ने से पेनिस का साइज बढ़ता है? तो अगर हम बात करें यहाँ पर फाइब्रस पेनिस की तो बात हो नहीं रही,
यहाँ पर वेस्कुलर या मस्कुलर पेनिस की बात हो रही है, तो वेस्कुलर या मस्कुलर पेनिस की आपको पता होगा इसके ट्रांसवर्स सेक्शन में इस तरह की संरचनाएं होती हैं। बिल्कुल सभी का सही है, इस तरह की संरचनाएं होती हैं। मैं ट्रांसवर्स सेक्शन बता रहा हूँ, आप कोई इमोजी मत समझ लेना। ये पेनिस की ट्रांसफर सेक्शन है। ये है नीचे वाला भाग, ये कार्पोरा स्पोंजियोसम कहलाता है, स्पोंजियोसम कहलाता है। ये कार्पोरा कैवर्नोसा है, ये कार्पोरा कैवर्नोसा है। ये दोनों कार्पोरा कैवर्नोसा और कार्पोरा कैवर्नोसा में छोटे 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 कोटर होते हैं, और इन कोटर में जब ब्लड भर जाता है तो पेनिस का इरेक्शन होता है। और ये वेस्कुलर या मस्कुलर पेनिस की खास बात होती है, नीचे जो ये सॉफ्ट एरिया होता है इसमें मूत्र नलिका आती है, मूत्र नलिका यूरिन को लेकर के आती है, इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। तो कार्पोरा कैवर्नोसा में ब्लड भरने से ये इरेक्ट होता है। कार्पोरा स्पोंजियोसम नीचे का स्पोंजी पोर्शन होता है। ग्लांस पेनिस नहीं है, प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं है, तो बिल्कुल सही हो गया आपका, समझ में आपको आ गया। अगला क्वेश्चन है, एक अंडे के निषेचन से जायगोट के दो भागों में बट जाने से पैदा हुआ जुड़वा बच्चा क्या कहलाता है? देखिए ठीक इस तरह से है कि ये स्पर्म है, ये ओवा है, ये फर्टिलाइजेशन हुआ, ये जायगोट बना, ये जायगोट बन गया। अब ये जायगोट इनिशियल स्टेज में, बहुत ही आरंभिक अवस्था में दो भागों में ये टूट गया, ये टूट गया। अब टूटने से दो अलग अलग भागों से, जायगोट के दो अलग अलग भागों से दो अलग अलग जीव बन गए, दो अलग अलग जीव बन गए। तो बताइए इस तरह के जुड़वा को हम क्या कहेंगे? तो इस तरह के जुड़वा को हम मोनोजाइगस कहते हैं, क्योंकि एक जाइगोट दो बराबर भागों में टूटा है। ठीक है, मोनोजाइगस कहते हैं। अरे ओमाकांत, ये होमोजाइगस है, होमोजाइगस है ये गुणसूत्रों के लिए ली जाती है ये समजात टर्म। ठीक है, होमो का मतलब होता है समान, मोनो का मतलब होता है एक। यहाँ पर एक जाइगोट टूटा है तो हम इसको क्या कहेंगे? मोनोजाइगस। और ऐसे ट्विंस जो बनते हैं वो बिल्कुल समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो इनको हम आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं। एक जैसे, क्योंकि इनके आनुवंशिक जो स्तर होता है, इनका आनुवंशिक संगठन होता है बिल्कुल एक जैसा होगा। जिसका रीजन आपको पता है, क्योंकि एक ही जाइगोट टूटा है, आइडेंटिकल ट्विंस ये कहलाते हैं। ठीक है भाई राजकुमार, उमाकांत, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस, फ्लेबाइटिस किसका इन्फ्लेमेशन है, यानी सूजन है? बताओ किसका सूजन फ्लेबाइटिस कहलाता है? आर्टरी, नर्व, वेन और लिम्फेटिक्स। तो आपको, हाँ भी बताओ, इसमें बिल्कुल सही है रानू बिट्टू, ये गोकुल विकास निशा, बिल्कुल सही है। ये वेन की सूजन है, वेन की सूजन कहलाती है फ्लेबाइटिस। और नर्व की सूजन बताएं क्या कहलाती है? अब आप कमेंट में लिख करके बताएं नर्व की सूजन क्या कहलाती है। तंत्रिका की सूजन क्या कहलाती है? मनोज चौधरी, हंसराज, राजकुमार, महेश, मनोज यादव और गोकुल, ये क्या कहलाती है भाई? नहीं बताया आपने, नर्व की सूजन न्यूराइटिस कहलाती है। किसी ने नहीं बताया, न्यूराइटिस कहलाती है। आर्टरी की आर्ट्राइटिस कहलाती है, आर्टरी की सूजन आर्ट्राइटिस कहलाती है। बिल्कुल अजय शर्मा, मनोज
हेमा न्यूराइटिस कहलाती है। संजय सतवाल ने भी सही बताया, अच्छी बात है। और लिम्फेटिक्स की आपको तो पता होगी, लिम्फेटिक्स की लिम्फेडिनाइटिस कहलाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिए। जैकबसन का अंग किससे संबंधित है? हमारा मुख्य उद्देश्य कम समय में ज्यादा से ज्यादा, और चूंकि हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ठीक लेवल के होते हैं, अच्छे पढ़े लिखे होते हैं। बिल्कुल भाई, जैकबसन का अंग कौन से तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ पाया जाता है? ये नासा मार्ग में पाया जाता है। और नासा मार्ग में इसका काम क्या है? इसका काम है गंध का पता लगाना, गंध ग्रहण करना। और आपको पता है गंध ग्रहण कैसे करेगा ये? इस जैकबसन के अंग में इस तरह से बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। कैसे होते हैं? बाइपोलर न्यूरॉन्स। तो बाइपोलर न्यूरॉन या द्विध्रुवीय जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो नासा मार्ग में यहाँ से गंध को ग्रहण करती हैं और ये ब्रेन को भेज दिया जाता है। अब आप ये बताएं कौन सी नर्व के द्वारा दिमाग को भेजा जाएगा? बताएं भाई, कौन सी नर्व की ब्रांचेज के द्वारा इसको लिया जाएगा? अजय शर्मा। इस बिल्कुल, इसको वोमेरोनेजल ऑर्गन भी कहते हैं, इसको स्नीडेरियन एपिथेलियम भी कहते हैं, वो आपको पता है। ये सिडेरियन नहीं भाई, स्नीडेरियन है, स्नीडेरियन है। ठीक है, इसको जेकबसन को अंग को वोमेरोनेजल, वोमेरोनेजल अंग भी कहते हैं। अभी आपसे जो क्वेश्चन पूछा वो नहीं बताया आपने। 10वीं नहीं होती संजय सतवाल, है 10वीं नहीं होती। 10वीं तो वेगस होती है बेटा, 10वीं कपालीय तंत्रिका नहीं होती। बताइए भाई। अरे किसी ने भी नहीं बताया। ऑल्फैक्ट्री, कौन सी नर्व के द्वारा? ऑल्फैक्ट्री के द्वारा। ऑल्फैक्ट्री जो क्रेनियल नर्व होती है उसका काम ऑल्फैक्शन से होता है, और ऑल्फैक्शन का मतलब होता है गंध। अब ये गंध में सुगंध भी हो सकती है और दुर्गंध भी हो सकती है। क्लियर है? निशा जाट और बिट्टू का आंसर लेट आया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जानवर में पित्ताशय अनुपस्थित होता है? यानी गाल ब्लैडर एब्सेंट होता है। बताएं भाई। बताएं भाई, प्रैक्टिस के हिसाब से बताएं। हाँ, मनोज यादव गलती कर बैठा, कर बैठा गलती कर बैठा। ये आल किसने बताया? ये भी गलती कर बैठा, तुषार योगी। ठीक है, और इसने राजकुमार ने डिटेल में लिख दिया। बिल्कुल, अब सही आ गए लाइन पे। ए और सी बोथ, यानी घोड़ा और ऊंट में पित्ताशय नहीं होता। थोड़ा सा इस तरह से आपकी झटका लग सकता है। ठीक है, मोनू तरोलिया, बस अब सबने ज्यादातर घोड़े ने घोड़े का ही पढ़ा है। ठीक है, जबकि बहुत सारे लिखवा दिए, आप इसका कमेंट देखो। घोड़ा, गधा, खच्चर है, कबूतर, कमेडी, हाथी, ऊंट, बहुत सारे लिखवाए। ये ध्यान रखना, इनमें गाल ब्लैडर एब्सेंट होता है। हाँ भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एकल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, एकल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, या इसको हम मोनोकोंडाइलिक कह सकते हैं, मोनोकोंडाइलिक स्कल। खोपड़ी एकल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से युक्त किस जानवर की होती है, किस जीव की होती है? बिल्कुल, आप सभी का सही है, मुर्गी की ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, हाँ एक ही होती है। बिल्कुल, अच्छी बात है। और हमारी डाइकोंडाइलिक है, गाय भैंस की भी डाइकोंडाइलिक है। यानी कि ज्यादातर मैमल्स की या स्तनधारियों की या स्तनियों की जो खोपड़ी होती है वो डाइकोंडाइलिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
स्टाइलॉइड प्रवर्ध किस पर पाया जाता है? स्टाइलॉइड प्रोसेस कहाँ पर होता है? हरबंस, गोकुल, उमाकांत, हेमा, राजकुमार। और आपको सिलेक्शन में भी यही नाम मिलेंगे। अच्छे बच्चे, बहुत अच्छी तैयारी करी है आपने। इतना समय लग रहा है? बिल्कुल गलत। सरोज सालवी, नरेंद्र गलत, तुषार योगी सही है। नहीं गलत है भाई। अरे स्टाइलॉइड प्रवर्धन पर नहीं पाया जाता क्या? आप क्या पढ़ते हो? तुम्हारी बड़ाई नहीं करूंगा अब। ऐसे नहीं पढ़ा आपने, ये रेडियस है ये। आपने डायग्राम नहीं देखा क्या? ऐसे नहीं देखा क्या? ये वाला प्रवर्ध क्या कहलाता है? स्टाइलॉइड प्रवर्ध। ये अल्ना परी तो है, ये लंबी और पतली अल्नाई तो होती है, ये प्रॉक्सिमल एंड और ये डिस्टल एंड। और ये ओले क्रेनन प्रोसेस है, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है। स्टाइलॉइड प्रोसेस किसमें एब्सेंट होता है? बताएं भाई। स्टाइलॉइड प्रवर्ध किसमें अनुपस्थित होता है? अरे किसकी अल्ना में स्टाइलॉइड प्रवर्ध नहीं पाया जाता? बिल्कुल गलत है नरेंद्र कौशिक। घोड़े की अल्ना, हाँ बिल्कुल, हॉर्स, हॉर्स सभी का सही है। सरोज साल्वी, अजय शर्मा, एमा, हॉर्स। बिल्कुल घोड़े की आ, अल्ना में स्टाइलॉइड प्रवर्ध एब्सेंट होता है। ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आप मुझे बताएं, अल्ना की अनुप्रस्थ काट कैसी होती है? अल्ना जो बोन होती है उसकी ट्रांसफर सेक्शन कैसी होती है? अनुप्रस्थ काट। बिल्कुल प्रिज्म के समान होती है। नरेंद्र कौशिक सही है। पवन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस पर पाया जाता है। इस पर कहाँ पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? बिल्कुल सही है, रानू का सही है। और अभी तक सभी बच्चों का सही है। किसमें पाया जाता है? नर मुर्गा में। अरे मुर्गा तो नर ही होता है, लेकिन क्लैरिफाई कर दिया यहाँ नर लगा करके। कोई बात नहीं। अब देखिए, आपसे मैं अस्थि पूछ रहा हूँ, कौन सी अस्थि पर इस पर पाया जाता है? ये एक बोनी प्रोसेस होता है, आपको पता है। और नरेंद्र कौशिक ने बता दिया कौन सी हड्डी पर होता है। बताएं भाई, इस पर कौन सी हड्डी पर पाया जाता है? टीबियो टार्सल। बिल्कुल टीबियो टार्सल जो बोन होती है, जिसमें टीबिया और टार्सल अस्थि। देखिए होता क्या है पक्षियों में या मुर्गी में, मुर्गी का स्केलेटन जिसमें ये फीमर हड्डी है, फीमर हड्डी के बाद ये टीबिया है। अब ये टीबिया के बाद आनी चाहिए यहाँ पर टार्सल, लेकिन ये दो पंक्तियों की टार्सल में से जो समीपस्थ पंक्ति की टार्सल है वो किससे जुड़ जाती है? ये जुड़ जाती है टीबिया से, और बना लिया टीबियो टार्सल। अब ये टार्सल और ये मेटाटार्सल ये जुड़ करके यहाँ पर टार्सो मेटाटार्सल बनाती है। टार्सो मेटाटार्सल पर ये इस पर पाया जाता है। ठीक है भाई। तो आप देख लिए लीजिए आप कितना कॉन्फिडेंस से गलत कर रहे हैं। टीबियो टार्सल मुर्गी की सबसे लंबी हड्डी है, और बहुत अच्छा गलत किया आपने। अब आपको बिल्कुल आंखों को खोल करके पढ़ने की जरूरत है। ठीक है भाई। टीबियो टार्सल मुर्गी के शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। इतने सारे मास स्केल में गलत करोगे तो कैसे पार पड़ेगी? रवि स्वामी बिल्कुल टार्सो मेटाटार्सल। टार्सो मेटाटार्सल जो हड्डी होती है
इस पर बोनी प्रोसेस होता है, इसको क्या कहते हैं हम? इस पर। वाह, क्या बात है। अगला क्वेश्चन, मतलब दिमाग लगाने की सोचो, मोबाइल का युग है ये। इसमें क्या है, किसी ने कह दिया "हाँ, ठीक है, इसने कहा है तो सही ही होगा, मैं क्यों दिमाग लगाऊं"। पड़ोसी ने गलत कर दिया, कोई बात नहीं, उसने गलत कर दिया तो अपन भी कर देते हैं। बिल्कुल। डेंटल पैड किन दांतों के स्थान पर पाया जाता है? डेंटल पैड होता है जानवरों के ऊपरी जबड़े में। और आपको पता होना चाहिए कौन से जानवर, रोमांथी या रूमिनेंट जानवरों के ऊपरी जबड़े में डेंटल पैड होता है। और डेंटल पैड बिल्कुल इंसाइजर दांतों की जगह होता है। बिल्कुल। आप लाइव टेस्ट अब आप देने के लिए तैयार हो जाइए। आज मैंने आपको थोड़ा सा रेडी करने के लिए ये क्विज बनाई है। इस तरह की क्विज बीच बीच में लेते रहेंगे। बाकी मैं डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर देना होगा। मतलब यहाँ पर तो लिखा हुआ है, अब मैं बिना लिखे मुंह से ही बोलूंगा, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं है हमको। हाँ, अंसराजिंगर बिल्कुल ठीक है। डायस्टेमा कैनाइन दांतों की जगह होता है। और थोड़ा सा अपने ब्रेन की जो न्यूरॉन्स हैं इनको पोषण दे दीजिए, और इनको थोड़ा सा अच्छा कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत अच्छा होने वाला है आपके साथ। जो बच्चे पढ़े हैं उनको बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, जो नहीं पढ़े हैं उनको पढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि फिलहाल है समय, इम्प्रूव कर सकते हो। और जब ये क्वेश्चंस आप आंसर दोगे इसी तरह से हम बार बार पूछेंगे, इससे आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। और फिर एक बता देता हूँ, जो टफ और डीप वाली चीजें हैं वो हम आपको इन्हीं क्लासेज में, कुछ एक्स्ट्रा है, सब कुछ इन्हीं क्लासेज में हम आपको बता देंगे। लेकिन ये नहीं है कि आप कहीं अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा डीप में जाओ, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। आपको पीजी पीएचडी लेवल तक जाने की कतई ज़रूरत नहीं है। जब लेवल पर जाना था हम गए थे, अब हम लेवल पर हैं, हमको संतुष्टि है कि ये तैयारी सफिशिएंट है। क्योंकि यहाँ पर एक बॉर्डर लाइन के बाद में बहुत ज़्यादा अति डीप में जाना वो अच्छा नहीं है। बजाय उसके हम जनरल साइंस है, कंप्यूटर है, अदर सब्जेक्ट्स हैं, उन पर कमांड हम कर सकते हैं। तो एग्जाम का काफ़ी अच्छा हमारा रहता है। अभी कल एमपी एवीएफओ में भी काफ़ी बच्चे अपने सेलेक्ट हुए हैं, और सिलेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो अब हमको बताने की आवश्यकता भी नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे जो जॉब कर रहे हैं वो आपको गाइड करते होंगे। हाँ भाई, सारे क्वेश्चंस राज व्यवस्था के नोट्स और जनरल साइंस, आर्सेनिक बिल्कुल डिस्कस करेंगे भाई। डायस्टेमा कैनाइन कंप्लीट, सारे एंटीडोट्स लिखा रखे हैं यार नरेंद्र, एक एक थोड़ी है। सेलिनियम का पूछ रहा है ना, कंप्लीट करवा करवा दिए और कर देंगे। अभी देखिए ऊपरी जबड़े में, अब हाँ हाँ, अभी ऊपरी जबड़े में जो रूमिनेंट्स हैं, देखो सेलिनियम का विटामिन ई है, ये सहकारक भी है और एंटीडोट का भी कार्य करता है जब टॉक्सिसिटी हो जाती है, ठीक है ना, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। तो ऊपरी जबड़े में रोमांथी पशुओं में इंसाइजर दांत नहीं होते, उनकी जगह पर क्या पाया जाता है? उनकी जगह पर डेंटल पैड पाया जाता है। और डेंटल पैड एक कठोर जगह होती है, जो हालांकि पकड़ने में सहायता करती है, पीसने में सहायता नहीं करती। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, पक्षियों की पूंछ के पास पाई जाने वाली सीबेसियस ग्रंथि है, बताइए भाई। सीबेसियस ग्रंथि कौन सी होती है पक्षियों में पूंछ के पास? तो यूरोपाइजियल ग्लैंड्स होती है।
यूरोपाइजियल ग्लैंड्स। और इन्हीं ग्रंथियों को प्रीन ग्रंथियां कहते हैं, प्रीन ग्रंथियां कहते हैं। देखिए अगर आपको पता नहीं हो तो ध्यान दें, प्रीन ग्रंथियां क्या करती हैं, ये उन पंखों को तेलीय बनाती हैं, ऑयली बनाती हैं, जिससे उन पर पानी नहीं रुक पाता। जब बारिश होती रहती है तो पक्षियों के पंखों में बहुत ज़्यादा वजन नहीं होता, क्योंकि उनकी सतह थोड़ी सी चिकनी होती है, जिससे पानी फिसल करके गिर जाता है और वो फड़फड़ा करके पानी को उड़ा सकते हैं। और इससे फायदा ये होता है कि पक्षियों को उड़ने में आसानी रहती है, जस्ट बारिश के बाद भी वो उड़ सकते हैं। और आपको पता होगा जैसे मोर जैसा पक्षी है, उसको बड़ी समस्या होती है, क्योंकि उसके पंख लंबे होते हैं, और पंख लंबे होते हैं तो यहाँ तक वो ऑयली जो मटेरियल निकलता है, ये ऑयली पदार्थ यहाँ तक नहीं पहुँच पाता या कम हो जाता है अपने आप, पंख लंबे होने के कारण। और इसीलिए मोर को जब बारिश होती है तो उसके पंखों में वजन हो जाता है काफी सारा, जिससे कई बार जो शिकारी हैं जैसे कुत्ते हैं, उसको बरसात के बाद अच्छी तरह से उससे चला नहीं जाता वजन के कारण, उस पर अटैक कर देते हैं। तो ये यूरोपाइजियल ग्लैंड्स या प्रीन ग्लैंड्स होती हैं पक्षियों में पूंछ के पास पाई जाने वाली। अगला क्वेश्चन आपका है इरिथ्रोसाइटोपिनिया। इरिथ्रोसाइटोपिनिया क्या है? इरिथ्रो का मतलब क्या है, साइटोपिनिया का मतलब क्या है? देखिए बताएं, आपके सामने क्वेश्चन है, बिल्कुल सभी का सही है। हाँ सही है। आरबीसी की संख्या में कमी आना क्या कहलाता है? इरिथ्रोसाइटोपिनिया। इरिथ्रोसाइटोपिनिया, पीनिया का मतलब होता है कमी, पीनिया का मतलब क्या होता है? कमी। अगला क्वेश्चन, शरीर का सबसे बड़ा लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है? बताएं भाई, शरीर का सबसे बड़ा लस्सी का अंग कौन सा है? अब देखो इसमें काफी सारे बच्चे गलत बता रहे हैं शुरुआत में। हाँ बाकी ने सही बताया, बिल्कुल। नरेश गायरी, पवन, सरोज सालवी, गोकुल, हंसराज, तुषार योगी सही है, संजय का गलत है, और राजकुमार सैनी। देखिए स्प्लीन या प्लीहा या तिल्ली बोलते हैं इसको, ये शरीर का सबसे बड़ा लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक है। और ये हीमोलिम्फोइड की तरह भी कार्य करता है। अब हम वर्बल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवाते हैं। बिल्कुल लिवर उपापचय का अंग है हंसराज, अच्छी बात है। तो आ जाओ, आप मेरे साथ ही आ जाओ यहाँ, है ना। तो हम वर्बल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, कैसे हम मौखिक रूप से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज, क्योंकि पहला दिन है, आपके थोड़े सेंस ऑर्गन्स हैं वो, उनको थोड़ा सा ढालना पड़ेगा। और आज से ठीक 15 से 20 दिन बाद इस तरह से आप आंसर देते रहे, आपका लगभग लगभग सिलेबस 80% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। जिन बच्चों ने पैरावेट इंस्टीट्यूट से कुछ भी लिया हुआ है, कुछ भी लिया हुआ है, सारा, चाहे कोर्स हो कोई सा भी छोटा से छोटा हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, उन सभी पर ये क्लास लाइव रहेगी। यानी कि ज्वाइनिंग का कोई इतना बड़ा चार्ज नहीं है, कुछ भी कोई एक चीज इसने ली हुई हो, वो उसके पास इसका नोटिफिकेशन जाएगा। और इन लाइव क्लासेस के माध्यम से आपको कुछ नई चीजें भी बताई जाएंगी। और देखिए आपको लग रहा होगा कि जैसे लगातार मैं बोल रहा हूँ, तो ये बेहतरीन है। बेहतरीन क्यों है? इसमें एक तो समय की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए मैंने आज ऑफलाइन वाले बच्चों को नहीं बुलाया। कि भाई कुछ बच्चे फ़ोन करके ये भी कह रहे थे कि सर हम बैठ लेंगे, आप तो बस उसमें अलाउ कर दो। मैंने कहा नहीं, मतलब नहीं। अब देखिए लगातार मैं आपसे तारतम्य में हूँ, तो बड़ी हम जल्दी इस कार्य को कर पाएंगे। जब सामने बच्चे बैठे होते हैं तो उनकी तरफ भी ध्यान जाता है, वो भी कुछ बोलते हैं, तो हमको उनसे इंटरेक्ट करने के बाद
सभी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक साथ लेकर के हमको इंटरएक्ट करने में थोड़ा फायदा भी होगा और टाइम भी अपना बचेगा और अपना जो नॉलेज है वो बड़ा फास्ट इम्प्रूव होगा। तो एक तो है जिन बच्चों ने कुछ भी लिया हुआ है वो सब जुड़ सकते हैं, पहली बात। और सुबह का ही इसका समय रहेगा। उसके बाद में जैसे आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो आप दिन भर आपके दिमाग में एक थोड़ी सी रहेगी कि मैं इसको देखूं और उसको मैं ढूंढूं। तो अपने नोट्स को खोलना, फिर देखना, जो भी नहीं आए उसको कागज पर नोट कर लो। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जो नहीं दे पा रहे हैं, अरे यार बता देंगे। अभी मैं क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे रहा किसी के भी भाई। अभी नरेंद्र कौशिक ने पूछा, आपने पूछा, अभी मैं क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे रहा। वन वे है, अभी वन वे सुनो, फिर आप मेरे को ऊर्जा दोगे। अभी 33 स्टूडेंट्स हैं, बाकी जो है जल्दी इस पर 100 से 150 बच्चे अपने पढ़ते हैं। आपको पता है जस्ट पिछली जो भर्ती है उसमें बहुत सारे बच्चे जो रिपीटर्स हैं उनको पता होगा ये जो हमारी क्लासेज होती हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत हम करते हैं, आप बताएंगे। और दूसरा तरीका ये भी होता है, जैसे आप पूरा नहीं लिख सको किसी को भी तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो। शॉर्ट में आप जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कोशिका का शक्तिग्रह कहते हैं, तो आपको जरूरी नहीं है पूरा माइटोकॉन्ड्रिया लिखना है, क्योंकि यहाँ पर अभी आप ही के बीच कंपटीशन करवाया जाएगा। उसमें मेरे पास जो आंसर तुरंत आएगा वो वो आपको, हाँ ऐसे, ये इनको याद है, बिल्कुल 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 ऐसे। यानी कि पूरा माइटोकॉन्ड्रिया लिखना आवश्यक नहीं है, एम लिख दो तो भी हम समझ जाएंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। अब और दूसरी बात सुन लीजिए, यहाँ पर लाइव क्लासेस क्लासेस की ही बात होगी। जनरल साइंस और राज्य व्यवस्था को हम जब लाइव हम पढ़ा चुके, ठीक है, तो अब पीडीएफ कंटेंट्स की कहाँ आवश्यकता होगी। पूरी लाइव क्लास में आप खुद क्यों नहीं लिखते हैं, खुद क्यों नहीं लिखते हैं जब पूरी क्लासेज अच्छे से हमने करवाई हैं। दो दो बार हमने लाइव दिया है हंसराज जिंगर। और फिर भी इसमें इस तरह से जो भी, मतलब मैं फिर पहले बता रहा हूँ, जो भी अदर चीजें जो भी डालेगा, है ना, तो अब इन्होंने ये 5-6 बार ये बोल दिया, तो ऐसे टाइम वेस्ट मत करना भाई। सीक्वेंस से नहीं है, सीक्वेंस से, सीक्वेंस क्या होता है, क्वेश्चन सीक्वेंस से आते हैं क्या एग्जाम में? आप तो इतना मैच्योर हो जाओ थोड़ा। एग्जाम में वहां पर सीक्वेंस से आएंगे कि आप पहला क्वेश्चन आ रहा है जो इस सर्कुलेटरी सिस्टम से आएगा और उसके बाद में, तो भैया जिनको अभी भी सीक्वेंस की आवश्यकता है, एक महीना एग्जाम में रह गया, अभी भी इनको ए के बाद बी सी डी, तो भैया फिर आप मेरे हिसाब से तो कॉमन सेंस नहीं है। ठीक है, एमपी वालों का पेपर भी करवाएंगे। कभी बच्चों का कल से ही फोन आ रहा है, अभी स्टार्ट करते हैं हम, आप लोगों को थोड़ी देर बता देते हैं कि हम किस तरह से। हाँ, पॉलिटिकल साइंस हो, आप ये बताओ क्लासेस पूरी है कि नहीं, पहले ये बताएं। और हमने दो दो बार क्लासेस दी कि नहीं लाइव में? ठीक है, मैं तो आश्वस्त हूँ, मेरे टीचर्स और यहाँ से दी गई सारी चीज़ों से काफ़ी, दो दो बार हमने लाइव किया है। अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, शुरू करते हैं। तो बताएं भाई, कोशिका झिल्ली पर छोटी छोटी अंगुली समान जो संरचनाएं होती है, भाई देखो पहली बात बता दे रहा हूं, आपको बुरी लगे तो लगे, जिनमें कॉमन सेंस नहीं है, जिनको अभी भी बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक क्लास में पढ़ते कंपटीशन है ये आप नौकरी लगने जा रहे हो, ये आगे पीछे सीक्वेंस क्या करेगा, सीक्वेंस अच्छा कोर्स है, सीक्वेंस करोगे, बिल्कुल सही है, माइक्रोविलाई कहलाती हैं, बिल्कुल माइक्रोविलाई कहलाती हैं। कोशिका झिल्ली पर जो अंगुलीनुमा जो संरचनाएं होती है वो माइक्रोविलाई कहलाती है। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक सतह इस तरह अंगुलीनुमा संरचनाओं में बदल जाती है, उसको क्या कहते हैं? फास्ट, ये जयपुर के नाम से नाम सही कर लो, हरभजन, राजकुमार सैनी, सभी का सही है, अभिषेक रॉय।
बिल्कुल, क्रिस्टी, क्रिस्टी, पवन, नितिन, जयपुर, राजकुमार, सभी का सही है उमाकांत। और जल्दी आंसर दो। बिल्कुल, नरेश गायरी क्रिस्टी कहलाते हैं। क्रिस्टी की आंतरिक सतह पर इस तरह से कण लगे रहते हैं, ऐसे। इनको क्या कहते हैं? बिल्कुल, F1 कण कहते हैं आंतरिक सतह पर, और बाहरी सतह पर वृंत विहीन कण रहते हैं। ये टेनिस के रैकेट जैसे होते हैं, और बाहरी सतह पर बिल्कुल सभी का सही है F1 कण। बहुत अच्छी बात है। अब आपको आ गया ये किस तरह से क्वेश्चन होंगे। अगला बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन। रानीखेत की सबसे खतरनाक स्टेन कौन सी होती है? रानीखेत की सबसे खतरनाक, खतरनाक यानी जानलेवा, फेटल, बताएं। बिल्कुल, वेलोजेनिक, सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, बताएं, नेग्री बॉडीज कौन सी कोशिकाओं में मिलती है? नेग्री बॉडीज कौन सी कोशिकाओं में मिलती है? रेबीज रोग में नेग्री बॉडी जो बनती हैं, वो कहां पर डिटेक्ट की जाती है? तंत्रिका कोशिकाओं में तो बनती हैं भाई, ये थोड़ी है। प्रॉपर सेल्स का नाम बताइए। ब्रेन में, ब्रेन के कौन से पार्ट में? सबने दिमाग लिख करके और पल्ला झाड़ लिया। न्यूरॉन, कौन सी सेल्स होती है? ब्रेन की प्रकिंजे सेल्स होती है, सेरेबेलम की। हाँ, रानू शर्मा का सही है। ब्रेन के सेरेबेलम की प्रकिंजे सेल्स होती हैं। तो प्रकिंजे सेल्स से में ये नेग्री बॉडीज दिखाई देती हैं, और नेग्री बॉडीज के आधार पर इसका डिटेक्शन किया जाता है। बिल्कुल, रेबीज का। अगला बताएं, साइलेज, साइलेज की गुणवत्ता किस इंडेक्स के द्वारा मापी जाती है? साइलेज की गुणवत्ता किस इंडेक्स के द्वारा मापी जाती है? बताएं भाई। बिल्कुल, फ्लिग इंडेक्स, मनोज चौधरी, बिल्कुल फ्लिग इंडेक्स के द्वारा मापी जाती है। बिल्कुल ठीक है सभी का। अगला, बॉश टॉरस में पसलियों की संख्या बताएं। बॉश टॉरस में पसलियों की संख्या बताएं। अभिषेक रॉय, हंसराज, बॉश टॉरस में पसलियों की संख्या बताएं। बिल्कुल, अब देखिए, जिसने 13 जोड़ी लिखा है या फिर 26 लिखा है उसका सही है। अब आप देख लीजिए किसका गलत है और किसका सही है। अगला क्वेश्चन बताएं, कैनिस फैमिलियरिस में सहलग्न समूहों या लिंकेज ग्रुप की संख्या बताएं। लिंकेज ग्रुप की संख्या बताएं। कैनिस फैमिलियरिस में लिंकेज ग्रुप की संख्या बताएं। बिल्कुल, रानू का आंसर सबसे पहले और सही सटीक है, 39। निशा जाट, भूपेंद्र कुमार, जयपुर, ये कौन है? जयपुर के नाम से भी अपना नाम लिखें, जयपुर तो बहुत बड़ा है। बिल्कुल, ये है 39 पेयर, यानी आपको पता होना चाहिए कैनिस फैमिलियरिस है कुत्ता, और कुत्ते में 78, 78 क्या है? गुणसूत्र है। और 78 का आधा यानी कि 39 क्या हो गए? सहलग्न समूह या लिंकेज ग्रुप्स। अगला क्वेश्चन आपसे, गुणसूत्र का सिरे वाला फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? गुणसूत्र का सिरे वाला फूला हुआ भाग एक छोटा सिरे पर सं, इस संकीर्णन के बाद एक भाग होता है इस तरह से, उसको क्या कहते हैं?
उसको बिल्कुल अशोक कुमार, राजकुमार, निशा, टीलोसोम नहीं भाई, तो सारी होगी टीलोमियर, नरेश गायरी। हाँ हरिओम शर्मा फंस गए फिर से। अब देख लो ना, यहाँ तैयारी आपकी आ गई। हरिओम शर्मा वो शुक्राणु है, हम गुणसूत्र की बात कर रहे हैं। आप कहाँ जा रहा है आपका दिमाग? ये ऐसा चित्र इसीलिए तो बनाया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। मोनू तरोलिया भी गलत है, अभिषेक रॉय, ये सब देखो हल्की तैयारी वाले हैं। अब आप अपने आप डिफ्रेंशिएट कर लो। हमने स्पर्म का डायग्राम नहीं बनाया, हमने जो बोला उसको आपने ढंग से सुना ही नहीं। गुणसूत्र का, गुणसूत्र का सिरे वाला, ठीक है। और कुलदीप वर्मा, यहाँ पर ध्यान रखें हमने स्पर्म नहीं बनाया। स्पर्म का अग्रभाग का जो ये वाला पोर्शन होता है ये एक्रोसोम कहलाता है, आगे वाले भाग में। और अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा हमारा, बताइए शुक्राणु हाइल्यूरोनाइडेज एंजाइम निकालता है, आपको पता है हाइल्यूरोनाइडेज। हाइल्यूरोनाइडेज और एक्रोसिन, ये दो एंजाइम निकलते हैं शुक्राणु के एक्रोसोम से। और बताएं ये दोनों एंजाइम कौन से मेम्ब्रेन को ये तोड़ते हैं, कौन सी झिल्ली को ये तोड़ते हैं? कुलदीप वर्मा, मनोज चौधरी, 47 स्टूडेंट्स बताएं भाई। जोना पेल्यूसिडा, बिल्कुल सही है, जोना पेल्यूसिडा बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा हमारा, बताएं एक अंड केंद्रक और शुक्र केंद्रक, अंड केंद्रक और शुक्र केंद्रक का मिलना क्या कहलाता है? अंड केंद्रक और शुक्र केंद्रक का मिलना क्या कहलाता है? बिल्कुल बिल्कुल सभी का सही है, सिनगेमी कहलाता है। क्या कहलाता है? सिनगेमी। देखिए अब मैं एक बेनिफिट बता रहा हूं, जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका सबसे बेहतरीन आपको परिणाम पेपर में देखने को मिलेगा। जब आप पेपर अटेंड करोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये तो उस सब्जेक्ट से आ गया, उसको तो पढ़े 10 दिन हो गए या उसको पढ़े तो 2 महीने हो गए। क्योंकि हम ऑन द स्पॉट अलग अलग सब्जेक्ट के मिक्सअप क्वेश्चन लेंगे, जिससे पूरे होल ओवरऑल सिलेबस से आपको कहीं से भी क्वेश्चन उठे आपकी धड़कन नहीं बढ़ेगी। तो ये कंफर्ट फील कराता है ये तरीका, और वो एक दिन में नहीं होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपसे है, एक बार में एक से ज्यादा बच्चे देने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? एक से ज्यादा बच्चे एक प्रसव में, एक एक प्रसव में एक से ज्यादा बच्चे देने वाले, बिल्कुल पॉलीटोकस कहलाते हैं। बिल्कुल ठीक है भाई, पॉलीटोकस कहलाते हैं, पॉलीटोकस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, अंडे में से, अंडे में से चूजे का निकलना क्या कहलाता है? अंडे में से चूजे का निकलना क्या कहलाता है? अंडे में से चूजे का निकलना क्या कहलाता है? अजय शर्मा, हैचिंग बिल्कुल सही है। कुलदीप वर्मा सही है, बिल्कुल हैचिंग कहलाता है। और कौन सी ग्लैंड्स होती है, कौन सी ग्रंथियां होती हैं जो कि अंडे को रंग प्रदान करती है? अंडे को रंग प्रदान करने वाली ग्लैंड्स का नाम बताइए। अंडे को कलर कौन सी ग्लैंड्स देती हैं? अंडे के कवच में कुछ पिगमेंट्स होते हैं, इनके कारण अंडे में, अभी तक तो सबका गलत है। एक ने लिख दिया बाकी ने नकल कर दी। व्हाट इज दिस?
यो पिगमेंट ग्लैंड ही कर दिया, पिगमेंट देने वाली पिगमेंट ग्लैंड हो गई। हाँ अजय शर्मा ने बताया, ठीक है भाई, ऑप्शन देने का काम नहीं है भाई। सेल ग्लैंड्स ये कवच बनाती है, कवच में कलर भी देती हैं। ठीक है ना, अब ऑप्शन देने के लिए समय नहीं है, ऑप्शन के लिए तो फिर आप, और यही तो बात है, यही तो निराली बात है कि जिन लोगों को अब ऑप्शन की जरूरत पड़ रही है, हालांकि आप बेहतर कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट अगर आपको आंसर याद है तो उसकी कोई होड़ नहीं है, क्योंकि आप कंफ्यूज होगे नहीं। जब आपको सीधा कि भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है, तो आपको वहां पर चार ऑप्शन मिलने पर दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, तो आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आएगी मुंबई, दिल्ली रहेगी, क्योंकि याद है आपको दिल्ली है। तो सीधा जो आप आंसर दे रहे हो उसमें कंफ्यूजन की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। अगला क्वेश्चन, फ्लेमान रिएक्शन किसमें एब्सेंट होती है? फ्लेमान रिएक्शन, फ्लेमान रिएक्शन किसमें अनुपस्थित होती है? हाँ भाई, स्नैपशॉट करना है या तो, यही तो बात है। बिल्कुल, अभी तक सभी ने दे दिया आंसर, बिल्कुल सुअर में, गुड। अगला क्वेश्चन है, सुअर का प्रीहेंसाइल ऑर्गन कौन सा है? प्रीहेंसाइल ऑर्गन कौन सा है सुअर का? सुअर का प्रीहेंसाइल ऑर्गन, बिल्कुल जयपुर वाले ने आंसर दे दिया, स्नॉथ। रानू, संजय, कुलदीप, अभिषेक, अजय, रवि, अंशु, निशा, मनोज, सद्दाम, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। प्रीहेंसाइल ऑर्गन होता है सुअर का स्नॉथ, या स्नोथ को हम थूथन भी कहते हैं, और थूथन जो होती है उससे सुअर भोजन को ग्रहण करता है। तो ऐसे अंग जो भोजन को मुख गुहा तक लाते हैं उन्हें प्रीहेंसाइल ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे मुर्गी में चोंच होती है, गाय भैंस में होंठ और जीभ और दांत, ज्यादातर जीभ और दांत उसके बाद में प्रायोरिटी के हिसाब से रखे जाते हैं। जैसे मानव में प्रीहेंसाइल ऑर्गन होते हैं हाथ, हाथ। तो प्रीहेंसाइल ऑर्गन वे अंग होते हैं जो भोजन को मुख गुहा तक लेकर के आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, टाइलिन, टाइलिन जो एंजाइम होता है वो किन जंतुओं में पाया जाता है? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है, शाकाहारी, ठीक है पहला, दूसरा रोमांथी, तीसरा ऑप्शन है आपके पास सर्वाहारी, और कोई नहीं। बताओ टाइलिन एंजाइम किसकी लार में पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम किसकी लार में पाया जाता है? बिल्कुल, सेलाइवरी एमाइलेज इसको हम बोलते हैं, सेलाइवरी एमाइलेज, और ये पाया जाता है ओमनिवोरस या सर्वाहारी की लार में। ठीक है, सर्वाहारी में जैसे कुत्ता है, मानव है, बिल्ली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे हमारा रहेगा, बताएं जीन, जीन शब्द किसने दिया? जीन शब्द किसने दिया? बिल्कुल जॉनसन ने दिया था, बिल्कुल। ये बेटसन कौन कर रहा है? जीन शब्द जॉनसन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, 9:3:3:1, ये जो रेशो है वो इतना बताना आपको,
मोनो हाइब्रिड का है या डाई हाइब्रिड क्रॉस का है, एकल संकर क्रॉस का है या फिर द्विसंकर क्रॉस का है, ये आंसर देना है आपको, एम या डी लिखना है। रवि कॉम्प्लीमेंट्री बहुत डीप में चले गए आप। ये डाई हाइब्रिड का रेशो है, द्विसंकर क्रॉस का रेशो है। बिल्कुल सही है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशो है। अगला जो क्वेश्चन है आप बताएं, सहलग्नता, सहलग्नता का विरोधी है, इसकी विरोधी क्रिया क्या है सहलग्नता की, बताइए, लिंकेज की विरोधी। अनिल माधोगढ़, राजकुमार सैनी। बिल्कुल क्रॉसिंग ओवर है, सभी का ठीक है, लगभग क्रॉसिंग ओवर सहलग्नता का की विरोधी प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन आपसे हमारा रहेगा, कोलोन में, कोलोन में कौन सी संरचनाएं होती है जो जल अवशोषण से संबंधित है, कोलोन में कौन सी स्ट्रक्चर होती है, बड़ी आंत का दूसरा भाग होता है कोलोन, सेकंड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन। बिल्कुल टिनी और हास्ट्रा नाम की जो संरचनाएं होती है, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। इससे आपको आपसी कंपटीशन का भी पता चलेगा। ये टीना कौन लिख रहा है यार, हेमंत कुमार शर्मा टीनी, है ना। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, हॉर्स शू शेप कॉलोन, यानी घोड़े का जैसा जूता होता है वैसा कोलोन किसका होता है, हॉर्सू शेप कोलोन या इस तरह का घुड़नाल की आकृति का कोलोन किसका होता है। बिल्कुल रानू शर्मा, तुषार योगिक, अंशु ठाकुर, राजकुमार सैनी, हरबंस, संजय, सरोज, निशा, नितिन, अजय, हंसराज, हेमा। सही है, बिल्कुल सभी का सही है, बिल्कुल सही है कुलदीप, सभी का सही है। अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा हमारा, बताएं, कोमा की आकृति के का सीकम, कोमा सेप सीकम किसका होता है, और वही आपका आंसर मिल गया वापस से, घोड़े का। अगला बताएं, टोरस लिंगुई नाम की संरचना किसकी जीभ में होती है, टोरस लिंगुई नाम की संरचना, सद्दाम, मनोज, अजय शर्मा, राजकुमार सैनी, बिल्कुल हेमंत कुमार शर्मा, काऊ, अच्छी बात है काऊ। काऊ के बाद नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहेगा, बताएं, लाइसा किसकी जीभ में पाया जाता है, लाइसा, लाइसा किसकी जीभ में पाया जाता है, लाइसा नाम की संरचना, संजय बिल्कुल ठीक है, रवि स्वामी, ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें टाइग्रोइड हार्ट, टाइगर जैसी धारियां या चीते जैसी धारियां किस बीमारी में हार्ट में बन जाती हैं, चीते जैसी धारियां बिल्कुल छोटे बच्चों में टाइग्रोइड हार्ट के कारण मौत हो जाती है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है, पर्ल डिजीज किसे कहते हैं, पर्ल डिजीज किसे कहते हैं, मोतियों का रोग या पर्ल डिजीज किसे कहते हैं, बिल्कुल टीबी को कहते हैं, टीबी को कहते हैं पर्ल डिजीज, किसको कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस या टीबी को कहते हैं। अगला, इश्चिरा चार्ट, ये इश्चिरा चार्ट किस बीमारी की जांच के लिए काम में लिया जाता है, इश्चिरा परीक्षण, बताएं भाई, इश्चिरा टेस्ट या इश्चिरा, बिल्कुल राजकुमार सैनी ने बता दिया, कलर ब्लाइंडनेस,
कलर ब्लाइंडनेस के लिए है भैया, ब्लाइंडनेस नहीं, कंप्लीट ब्लाइंडनेस नहीं, कंप्लीट ब्लाइंडनेस के तो काई का टेस्ट करोगे आप, उसको तो कुछ दिख ही नहीं रहा। कलर ब्लाइंडनेस के लिए या वर्णांधता के लिए क्या लेते हैं, इश्चिरा परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, बताइए 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से कौन सा सिंड्रोम हो जाता है? बिल्कुल डाउन सिंड्रोम, बिल्कुल डाउन सिंड्रोम। देखिए अब आपको पता चल रहा होगा कि आपके जो साथी लोग हैं उनकी कितनी तैयारी है, कितना फास्ट आंसर दे रहे हैं। जो नहीं दे रहे हैं वो सुनते रहिए बस, जो नहीं दे पा रहे हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर योद्धा ही योद्धा है। आप थोड़े कम योद्धा हैं तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। अगला, फ्रांस के साथ हाल ही में भारत की कौन से लड़ाकू विमान की डील हुई है हाल ही में, बताएं भाई। भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस ने कौन सा लड़ाकू विमान देने के लिए कहा है? राफेल तो है ही है। राफेल में कौन सा राफेल? राफेल 2019 में भी आ चुके राफेल। राफेल, अरे करंट का क्वेश्चन है, क्यों नहीं पूछ सकते? है ना? राफेल कौन सा राफेल? देखिए करंट में भी ये जो करंट लग रहा है, अरे मिग 21 की बात कब की कर रहे हो? मिग 21 कब के हैं? सद्दाम, ये मिग 21 तो सद्दाम पाकिस्तान के पास ही मिल जाएंगे। अच्छा कोई बात नहीं, करंट का झटका, कोई बात नहीं, आप अपने सब्जेक्ट पर लौट आए। बताइए, पंचायती राज, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन पूछ लिया जाता है। पंचायती राज, पंचायती राज कहाँ से शुरू हुआ भारत में? बिल्कुल 2 अक्टूबर 1959, बिल्कुल सही है, नागौर से शुरू हुआ था। देखिए जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं ना, वैसे ही पंचायती राज की शुरुआत भी बार बार पूछ ली जाती है। ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। बिल्कुल बागदरी जगह का नाम है, अच्छी बात है, आपको पता है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, राठी गाय का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राठी गाय का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राठी कैटल का, राठी गाय का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बिल्कुल नौहर हनुमानगढ़ में है। चांदन जैसलमेर में थार पार कर का है। ये कुछ बच्चे चांदन लिख रहे हैं। सही है, हेमा अजय विकास, नौहर हनुमानगढ़ में। अगला बताए, कैनरी रंग की ऊन किस भेड़ की होती है? कैनरी कलर की ऊन किस भेड़ की होती है? राजकुमार वो तो क्वेश्चन हो गया, अब रुक जाओ। बिल्कुल अभिषेक रॉय का सबसे पहले आंसर आया, सद्दाम, जयपुर, कुलदीप, सरोज, राजकुमार, बिल्कुल ठीक है, हेमा, अंशु, नाली भेड़ की जो कनेर के फूल के रंग की ऊन होती है वो नाली भेड़ की होती है। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, राता मुंडा किस भेड़ को कहते हैं? मानो तरोलिया, अब रुक जाओ, राता मुंडा किस भेड़ को कहते हैं? बताएं भाई बताएं। बिल्कुल अभिषेक रॉय का सबसे पहले, फास्ट नेट चलता है इनका, जगमाल का भी आ गया। हाँ, चौकला को कहते हैं पवन, बिल्कुल ठीक है, चौकला को कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, गिर गाय की नस्ल की उत्पत्ति, गिर गाय की नस्ल की उत्पत्ति, बनवारी लाल शर्मा, गिर की उत्पत्ति बताएंगे, शॉर्ट में बता दो। बिल्कुल, गिर फॉरेस्ट,
गुजरात। और एक करौली बकरी एक पिछली बैठक में, जो अभी जनवरी में हुई है, उससे पहली बैठक हुई है पुरानी, उसमें करौली बकरी एक नई बकरी की प्रमाणिक नस्ल है। तो बताएं उसे क्या कहते हैं? उसका और नाम है करौली बकरी को, और कुछ कहते हैं पवन रवि स्वामी, उसका और एक नाम है करकुंबी। उदयपुर जयपुर में करौली पाई जाती है, उसको कोटा गोट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कोटा गोट भी कहते हैं, कोटा बकरी भी कहते हैं, कोटा गोट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बिल्कुल तुषार योगी को पता चल गया। अगला क्वेश्चन बताएंगे आप। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, ICAR का मुख्यालय कहाँ है? ICAR का मुख्यालय, अरे दिल्ली है ना, नई दिल्ली, पूसा। बिल्कुल, ये एक ने स्थापना भी बता दी, 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। तो बताइए। हाँ, मनोज चौधरी, राजकुमार, सभी का सही है। NDDB का मुख्यालय बताएंगे आप? NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDB, NDDB। NDDB का मुख्यालय कहाँ है? बिल्कुल ठीक है, आनंद, गुजरात। बिल्कुल सही है, आनंद, गुजरात। निशा जाट सही है। प्लीज, इसीलिए क्या है, मैंने ऑफलाइन बच्चे अलाउ नहीं किए, क्योंकि वहां पर है ना। और उससे क्या है, देखो अब इतनी स्पीड कहाँ बन पाती है। अब ऑनलाइन ऑफलाइन मिश्रित रहते हैं ना, तब ना तो इतनी स्पीड नहीं बन पाती, ना तारतम्य रहता है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा। मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर एक जगह का नाम है। मुक्तेश्वर में किस बीमारी का प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट है? किस बीमारी का प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट है मुक्तेश्वर में? बिल्कुल टीका बनाते हैं रवि स्वामी। नहीं, रानी खेत का नहीं है भाई, रानी खेत का नहीं है। बिल्कुल नहीं है रानी खेत का। मुक्तेश्वर स्ट्रेन की बात थोड़ी कर रहा हूं मैं, जगह का नाम है उत्तराखंड में। रेबीज का भी नहीं है, रेबीज का प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट इंडिया में है ही नहीं। और मुक्तेश्वर तो स्ट्रेन का नाम है, रानी खेत नहीं बता पा रहे? FMD का नहीं है क्या? अगला है दिरांग, दिरांग अरुणाचल प्रदेश। इसमें किस जानवर का अनुसंधान संस्थान है दिरांग में? बिल्कुल रवि स्वामी, याक सही है, हरभजन। हाँ भाई, अगला आपसे पूछ रहे हैं। मेदजी फेमा, मेदजी फेमा, मेदजी फेमा नागालैंड झरना पानी, यहाँ पर किसका है? किस जानवर का है मेदजी फेमा में? आंसर नहीं दे पा रहे भाई, क्या गाड़ी सी अटक गई क्या? मतलब आप पढ़ के आए थे आप तो मिथुन। मिथुन। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन पोल्ट्री का है? प्रोजेक्ट ऐसे लिखो सर, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन पोल्ट्री, जिसको PDP कहते हैं, पशुधन परिचर नहीं, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन पोल्ट्री। कहाँ है भाई PDP? बिल्कुल हैदराबाद में है।
हाँ बिल्कुल, हैदराबाद में, सभी का सही है। अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, अपना राजस्थान का राजकीय कुक्कुट फार्म कहाँ है? राजकीय कुक्कुट फार्म राजस्थान में कहाँ है, जहां पर चूजों का वितरण किया जाता है? खातीपुरा है भाई, खातीपुरा जयपुर, खातीपुरा जयपुर है। हाँ अजमेर में भी है, अजमेर में भी है, लेकिन वहाँ प्रयोगशाला भी है साथ में, फार्म की बात हो रही है यहाँ पर, तो खातीपुरा है। अगला बताएं, राजस्थान में पिगरी कहाँ है? पिगरी कहाँ है, पिगरी? पिगरी कहाँ है राजस्थान में, सुअर का प्रजनन केंद्र? बिल्कुल ठीक है, अलवर, सभी का सही है। और चारा एवं मसाला बीजीय अनुसंधान केंद्र, मसाला बीजीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये राजस्थान में कहाँ है? बिल्कुल अजमेर में है ये, बिल्कुल तबीजी, तबीजी संजय ने बता दिया, तबीजी में है, अच्छी बात है। अगला बताए, आफरी बताए, आफरी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बार बार पूछे जाते हैं, आपको गलती से भी गलती नहीं करनी है, भूल कर भी भूल नहीं हो, अगर आपसे एक भूल हो गई। आफरी, आफरी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोधपुर, बिल्कुल सही है। और इसी के साथ है काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है ये? बिल्कुल सतीश कुमार बाजोड़, आपने इसकी स्थापना भी बता दी, बहुत अच्छी बात है। जोधपुर। और जोधपुर में वह कौन सा किला है जिसको चिड़िया टूक कहते हैं? चिड़िया टूक कहते हैं, और इसका निर्माता भी आपको बताना है, बताएं भाई। बिल्कुल मेहरानगढ़, और निर्माता भी बताएं आप, इसका किसने बनाया था? ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा आपसे, एनआरसीसी, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एनआरसीसी अभी आपको तैयार कर रहा हूं, इसके बाद में एनआरसीसी की कुछ खास चीजें चल रही है, एक नया ऊंट भी बनाया है एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से। तो अभी आप एनआरसीसी कहाँ है ये बता दीजिए। हाँ, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, ये कहाँ है? जोहड़ बीड, बीकानेर में, बिल्कुल अच्छी बात है। और मांस का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मांस अनुसंधान, भारत का मांस का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रिसर्च सेंटर ऑफ मीट, मीट का बताइए भाई। यूपी नहीं है भाई, हैदराबाद है, कहाँ है? हैदराबाद। पोषण प्रयोगशाला कहाँ है? पोषण प्रयोगशाला, फिजियोलॉजी, यानी शरीर क्रिया विज्ञान एवं न्यूट्रिशन लैब का है? शरीर क्रिया विज्ञान, एनिमल फिजियोलॉजी, बेंगलोर है भाई, ये बेंगलोर है। हमने पोसार संस्थान थोड़ी बोला है, सभी का गलत आ रहा है, राहुल पांगाल वांग, सभी का गलत है। हमने फिजियोलॉजी और न्यूट्रिशनल, न्यूट्रिशन का रिसर्च पूछा है हमने आपसे, पोषण न्यूट्रिशन की लैब, केवल न्यूट्रिशन की लैब, या फिर हमने आपसे पशु पोषाहार संस्थान नहीं पूछा, ठीक है? हमने पूछा है फिजियोलॉजी एंड
न्यूट्रिशन लैब कहाँ है या न्यूट्रिशनल रिसर्च की जगह कहाँ है? तो फिजियोलॉजी एंड न्यूट्रिशन की जो जगह है वो है बेंगलुरु में, बेंगलुरु कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, शरीर पर औषधियों की क्रिया का अध्ययन, शरीर पर औषधियों की क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? बड़ा सिंपल सिंपल हम आपसे पूछ रहे हैं, उसके बाद हमारा लेवल धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। अब ये तो सही बता देते आप, शरीर पर औषधियों की क्रिया का अध्ययन डायनेमिक्स होता है ना कि काइनेटिक्स होता है? फार्माको डायनेमिक्स। और शरीर द्वारा औषधियों में किए गए परिवर्तन का अध्ययन, शरीर द्वारा औषधियों में किए गए परिवर्तन का अध्ययन कहलाता है फार्माकोकाइनेटिक्स। अभी जो पीके लिख रहे थे ना, उसको यहां पर लिखना था इसमें। अगला क्वेश्चन आपसे हमारा रहेगा, वे औषधियां जो गर्भाशय में संकुचन पैदा करती है क्या कहलाती हैं? यूट्रस में संकुचन या गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करने वाली औषधियां क्या कहलाती हैं? ये क्वेश्चन देखिए, यहां पर भी कुछ बच्चों ने गलत कर दिया। इनको इकबोलिक कहते हैं ना कि टोकोलाइटिक कहते हैं। हमने संकुचन पूछा है, हमने शिथिलन थोड़ी पूछा है। संकुचन करने वाली ऑक्सीटोसिस या फिर इकबोलिक्स कहलाते हैं। अब जो भी गलत कर रहा है उसका नाम मैं यहाँ नहीं ले रहा, लेकिन आपको ध्यान रहे आगे थोड़ा सा अपनी इफिशियंसी, अपनी दक्षता को सुधारें। अगला क्वेश्चन है, फ्यूरोसिनामाइड किस प्रकार की औषधि है? फ्यूरोसेमाइड, फ्यूरोसेमाइड किस प्रकार की औषधि है? फ्यूरोसेमाइड किस प्रकार की औषधि है? डायूरेटिक है, बिल्कुल सही है, डायूरेटिक है। तो आज के लिए बहुत है इतना। 1 घंटा 1.5 घंटा आपकी क्लास रहेगी रेगुलर, जिसमें कम से कम आपको पर डे का इतना डोज दे दिया जाएगा कि आपका अगर दिन में 2 घंटे भी आपके खराब हो गए तो आपको पीछे नहीं जाने देगी ये क्लासेस। ठीक है भाई, थैंक यू। और सभी को बोल देना, क्योंकि ये हाँ अच्छा ही लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और अपनी जो तैयारी है उसको बूस्ट करो, तलवार की धार है उसको शार्प करो, क्योंकि आगे आपको आक्रमण करना है पेपर के ऊपर। ठीक है भाई ब्रजेश? हाँ बहुत अच्छी बात है। और अपना जो असली वो है रुतबा तैयारी का, वो दिखाना है आपको। शाम को 5:30 बजे हमने बता दिया आपको। ठीक है, थैंक यू।